और साहब आपको मालूम है, मैं तो बिल्कुल ईमानदारी की बात करता हूँ साहब, मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, प्राइमरी स्कूल का, और वो भी एमपी का। मध्य प्रदेश के शिक्षक को केवल पढ़ाने के अलावा सब काम दिए जाते हैं। शौचालय शिक्षक, जनगणना शिक्षक, आधार कार्ड शिक्षक, केवल पढ़ाई नहीं करवाता शिक्षक। मैं भी शिक्षक हूँ। मैं साहब स्कूल में मैंने एक छोरे से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा बाप ने कहा है कि तू सीधा स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, कोई कहीं से निकले किसी से मिले तेरे को कोई लेना देना नहीं है। अरे मैंने कहा मेरे बाप, मैंने तुझसे पूछा गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? बोला सर हमें नहीं मालूम। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, बेटा बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? वो बोला सर मेरा मुंह मत खुलवाओ, बलदाऊ जी में झगड़ा हो जाएगा। अरे मेरे बाप, मैंने कहा झगड़ा नहीं होगा, बता गंगा कहाँ से निकलती है, किससे मिलती है? बोला सर गंगा रात को 12 बजे निकलती है, कल्लू के लौंडे से मिलती है। ये देश की शिक्षा पद्धति का हाल है। मैंने कहा बेटा मैं उस गंगा की बात नहीं कर रहा हूं जिसकी तू बता रहा है। मैंने मास्टर जी की तरफ देखा गौर से, ऊपर से नीचे तक। मैंने कहा मास्टर साहब ये क्या पढ़ा रहे हो? मैंने कहा मास्टर साहब तुम बताओ गंगा कहां से निकलती है, किससे मिलती है? मास्टर बोला गंगा अमरकंटक से निकलती है। मैंने कहा मेरे पिताजी गंगा अमरकंटक से नहीं निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। अब उसका जवाब अच्छा लगे तो तालियों से मेरा समर्थन करे। मैंने कहा गंगा अमरकंटक से नहीं, हिमालय से निकलती है। बोला पंडित जी बेटा 2500 रुपए की तनख्वाह में बेटा गंगा अमरकंटक से ही निकलेगी। जब तक पूरा वेतनमान नहीं मिलेगा तुम्हारा बाप भी गंगा नहीं निकलवा सकता हिमालय से। समस्या इधर फंसी पड़ी है। अब वो क्या है, मैं तो बचपन से ही शरारती रहा साहब। एक दिन मेरे दिमाग में शरारत सूझी, एक गांव से बाइक से गुजर रहा था, मैं एक स्कूल में घुस गया। मैंने देखा साहब मास्टर साहब बीड़ी धोंक रहे हैं, एक बच्चा चड्डी में बैठा हुआ है, एक डोकरा उधर खांस रहा है। मैंने बच्चे से मास्टर साहब ये कौन? कह लगे ये छात्र। मैंने कहा ये छात्र? कह लगे हाँ। मैंने उससे कहा बेटा खड़ा हो, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो बोला सर मैं जा स्कूल में पढ़ता ही नहीं हूँ। मैंने कहा मेरे बाप तू जब स्कूल में पढ़ता नहीं तो आया क्यों? कह लगे साहब हमारे भैया को दस्त लग रहा है, उनकी जगह हम आ गए। मैंने कहा मास्टर ये तो छात्र नकली है। वो बोला हम कहाँ के असली हैं, हमारे भैया भी अपनी लुगाई को लेने ससुराल गए, उनकी जगह हम आ गए। समस्या इधर फंसी पड़ी है। अब साहब बात अगर यही खत्म हो जाती तो मैंने कहा तुम दोनों को प्रिंसिपल के पास लेके गया। मैंने प्रिंसिपल साहब ये छात्र भी नकली, मास्टर भी नकली, तुम बताओ शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? कहने लगे हम भी नकली। हमारे बाप अस्पताल में हार्ट अटैक में भर्ती है, उनकी जगह हम बैठे हैं। समस्या अगर यहीं निपट जाती तो ठीक। मैंने जब तीनों को घूर के देखा, उनने दोनों ने 5000 रुपये इकट्ठे किए, मेरी जेब में चुपचाप से रख दिए। बस जवाब अच्छा लगे तो ताली बजाएं। जैसे ही 5000 रुपये मेरी जेब में आए, मैंने उनसे कहा बेटा अगर असली परीक्षक आ जाता तो तुम दोनों की नौकरी चली जाती। मैंने 5000 रुपये लिए और मैं चल दिया। जैसे ही मैं चला, मास्टर ने प्रिंसिपल से गई मूर्खो, जब वो असली नहीं था तो उसको रुपए काहे को दे दिए? अबे मूर्ख, वो रुपए भी नकली थे। वो तो वो थे जो मोदी जी ने बंद कर दिए थे। तालियां जोर से बजाना चाहिए। और साहब कमाल की बात है, मैं तो साहब हिंदी मीडियम का छात्र रहा, मेरा लड़का अंग्रेजी मीडियम IIT चेन्नई से पढ़ के अभी नौकरी पे आ गया। जब वो 10वीं में था मेरे से बोला यार पापा आप कहाँ कभी सम्मेलन में मारे मारे फिरते हो? मैंने कहा बोल क्या हुआ? कह लगे पापा मेरा हिंदी का पेपर है, अगर आपको कोई हिंदी का निबंध आता हो तो बता दो। भाई साहब आप गोयल साहब आपकी कसम पहली से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन गाय के निबंध से ही पास कर ली। हमारे मध्य प्रदेश में एक ही निबंध आता था गाय का। मैंने कहा तू भी लिख। गाय एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, गाय घास खाती है, गाय कई प्रकार की होती है, काली पीली सफेद चितकबरी गाय अच्छे प्रकार की होती है। बोला यार पापा ये तो ठीक है, किसी और जानवर पे निबंध जाए तो? अबे मैंने कहा कभी का लड़का है, तेरे में इतनी अक्ल होना चाहिए, जानवर का नाम हटाना, वो गाय का नाम हटाना और जानवर का नाम चिपका देना। तीसरे दिन में कवि सम्मेलन से घर गया, मैंने पूछा गुड्डू पेपर हुआ? बोला पापा हुआ। नहीं निबंध आया था? बोला आया था। मैंने कहा निबंध काय पे आया था? वो बोला बाप पे आया था। ताली कमजोर है। पीछे भाई साहब टोपी लगाए, इस टोपी की इज्जत रखो, ताली तो बजा दो एक बार। बोला निबंध बाप पे आया था।
लिख दिया पापा बाप एक उपयोगी पशु है, उसके 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं। भाई साहब कमाल तो ये लग गया कि वो लिखा है कि बाप घास भी खाते हैं। बात अगर यही खत्म हो जाती तो ठीक, जब वो आगे वो ये भी लिखा है कि बाप कई प्रकार के होते हैं, काले पीले सफेद चितकबरे बाप अच्छे प्रकार के होते हैं। और मित्रों ताली तो पूरा सदन इस बात पे बजाना, गोयल साहब एक बात वो ऐसी लिखा है जो मैंने भी उसे नहीं बताई थी। वो लिखा है बाप सुबह शाम 2 लीटर दूध भी देते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है, देश इधर। और साहब मैं तो क्या बताऊं, मास्टर होने में अपने ब्रज के छोरे छोरी बड़े कमाल के, हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे। मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता है, निसार नाम है उसका। आइए साहब, हाँ ये जमींदार लोग हैं, जमीन पर बैठेंगे, बहुत अच्छा। कौन गद्दार है? नहीं कोई गद्दार नहीं, हम गद्दार हैं, है ना। दादा यार आप तो ऐसा लग रहा चाची से लड़के आए हो, कसम। ओए होए पड़ोसी आजकल देखो ये बूढ़ों का हाल है। आप तो ये देखो पुरानी फाइलों का यार है, भले ही पन्ने फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन एक्सपायरी डेट आ चुकी है, लेकिन पार्टी बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। अरे कायदे में रहो, फायदे में रहो, ऐसा ही है। बस वो एक आपका दांत नहीं गिरता, भगवान की कसम आप धर्मेंद्र लग रहे थे। कॉन्फिडेंस तो कह रहा है अगर वो दांत नहीं गिरता तो मथुरा की सांसद ऑफर यहीं पे देती कि यही है मेरा राइट चॉइस बेबी, बहुत मौज मस्ती के साथ। और भाई मैं जो बात कर रहा था साहब, निसार नाम का छोरा पढ़ता है दादाजी, मैंने उससे खड़ा होगा, मैंने कहा निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? अरे उसका जवाब सुनोगे तो आप हंस के करने हो जाओगे, ताली बजाओ। मैं निसार खड़ा हो, तेरा जन्म कैसे हुआ? उसने खट से जवाब दिया, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, जवानी जाने मन हसीन दिलरुबा, मिले 2 दिल जवान, निसार हो गया। मैंने कहा तेरा बाप भी ऐसे ही जवाब देता था। आजकल बिहार में उप मुख्यमंत्री है, वो बिहार का एक मंत्री कहने लगा अपने ड्राइवर से, ड्राइवर चलो शौचालय ले चलो। उन गधों को यही नहीं मालूम, शौचालय नहीं सर सचिवालय होता है। उन्हें शौचालय सचिवालय में ही अंतर नहीं पता। मैंने दूसरे छोरे से पूछा, यार बेटा बता जवानी और बुढ़ापे में क्या अंतर है? दादा ये आपके विषय का प्रश्न है। वो बोला कि सर जवानों के मोबाइल में लड़कियों के नंबर होते हैं। फिर कह लगे बुजुर्गों के मोबाइल में, कह लगे सर डॉक्टरों के नंबर होते हैं। समस्या इधर फंसी पड़ी है। मौज मस्ती के साथ कवि सम्मेलन सुनिएगा। और देखिए तमाम शादीशुदा लोग हैं, ब्रज का शादीशुदा तो वाकई सताया हुआ है, लठमार होली की पीड़ा झेल के बैठा हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई होली नहीं खेली जाती जिसमें पति को लट्ठों से कूटा जाए। 4 पंक्तियाँ कि जिस दिन से पड़ गया हूँ एक शादीशुदा का दर्द, यानी कि उमेश भाई आपका दर्द, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में। बुरा मत मानना यार, और मान भी जाओगे तो क्या कर लोगे, मुझे फिर मत बुलाना भैया, और क्या। और जो कुछ बदला लोगे तो इनसे लेना मोफत लाल जी से, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में। ताली तो चौथी पंक्ति पे बजाना, कि जिस दिन से पड़ गए हैं शादी के झमेले में, उस दिन से रो रहे हैं किस्मत पे अकेले में। और भाभी हमारी देखो एसी में सो रही है, भैया मेरे पड़े हैं भैंसों के तबेले में। देखा मजा आया? ये बस अगर इसी बात को अपन अगर हिंदी में कहें तो कैसे कहेंगे कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम हो। भाई साहब पंडित जी धोती नीची कर लो। नहीं ऐसे कोई चलता है तो मुझे डर लगता है। पंडित जी ऐसे धोती पकड़ के चल रहे थे, अगर पंडित धोती उठा ले तो समझ लो कि कोई खतरा होने वाला है। ताली बजाओ पंडित जी के सम्मान में एक बार, कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी। आओ आप लोग टाइम से आ गए, हम ही जल्दी शुरू हो गए। कि जब से हुई है शादी यानी पूरी बर्बादी, यातायात जिंदगी का जाम होके रह गया। घर में भी काम करूं बाहर भी काम करूं, आदमी में खास था पर आम होके रह गया।
और रोज रोज मुझको सताए मेरी घर वाली, क्या करूं मैं जोर का गुलाम होके रह गया, और घर वाली मेरी मुन्नी की तरह से नचती है और संतोष सागर झंडू बाम होके रह गया। ताली जोर से बजाओ यार, तुम्हें ताली बजाना सिखाना पड़ेगा। देखिए हवा की इज्जत में रहने दो तो जलना सीख जाएगा। ये वो बच्चे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से मंचों पर चल रहे हैं। जो हम लोग थे, हम भी कोई ऐसे ही नहीं आ गए एकदम। किसी मेरे बड़े भाई ने कहा है कि हवा की इज्जत में रहने दो तो जलना सीख जाएगा। जो बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा, और जो पैरों बैठकर तोते से बातें करता रहता है, चलो अच्छा हुआ नजरें बदलना सीख जाएगा। तो दोस्तों ये बच्चे हैं, सीखेंगे, चलता रहता है। आइए कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया आप लोग सुन रहे हैं। कसम भगवान की, आपको देख के लग रहा है कि मेरे पूर्व जन्म के पिताजी आ गए हैं। हाँ मैं तो सही कहता हूँ, मेरा तो नाम ही सागर है। तुम्हारी कसम कुछ लोग तो भगवान बना के पछताता है कि हे भगवान ये क्या बन गया। अच्छा खासा बनाया था मैंने, इस बहुत सारी समस्याएं खड़ी। अब मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का मुझसे कहता है यार, मैंने एक दिन मेरे से कहा यार पापा ये बताओ तुमने शादी किससे करी। मैंने कहा तेरी मैयों से। कहला अम्मा ने शादी कौन से करी। मैंने कहा मुझसे। कहला क्या यार पापा आपने घर के ही घर में कर ली। तो बच्चों का कोई गलत थोड़ी होता है। तो हम उसी प्रकार के बच्चे रहे। और आपको मालूम है आजकल बड़ी समस्या है, ये जो बाबूलाल जी डिंगिया बैठे हैं ना, मालूम है ये है बिजली के झींगिया, नाम है बाबूलाल डिंगिया। मैं इनके घर गया, भाभी बहुत सुंदर है, इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरी किस्मत खराब, मुझे जलन हो गई इनसे। मैंने कहा भाभी ये बताओ कोई तुम्हें ढंग का नहीं मिला। वो कहने लगे भैया क्या करूं, 16 सोमवार के व्रत करे, भगवान कृष्ण जी को बहुत पटाया और कहा कि भगवान कोई अच्छा सा पति मिले 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। और जैसे ही बारात में इन्हें दरवाजे पे देखा, मैंने भगवान से कहा हे भगवान ये, तो भगवान ने आकाशवाणी में कहा बेटा 5.25 रुपया में ऐसा ही मिलेगा। ये रिडक्शन सेल का आइटम है। और कमाल की तो बात है, ये डोकरा भी बड़े कमाल का आइटम है भाई साहब। पिछले दिनों बम्बई चला गया 5 स्टार होटल में, हम दोनों भाई रुके। जब मेरे से कहने लगा यार शर्मा जी मेरे को स्विमिंग पूल में नहाना है। मैंने कहा स्विमिंग पूल में नहाओगे तो पकड़ेगा कौन। लेकिन भैया मेरा कूद गया स्विमिंग पूल में। वो अंग्रेज औरतें नहा रही थी, वो निकल के बाहर खड़ी हो गई। मैनेजर से बोली ये कौन है। कहला क्या हो गया। अरे कहला डोकरा कलर छोड़ रहा है। और साहब हमारा तो ऐसा है कि अपन तो कभी अभी है नहीं है, इनको पता ही नहीं है। पिछले 30 साल से मैं रामलीला में रावण का ही रोल कर रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल खोल के देख लेना आप, उसमें मेरी फोटो रावण के ही रूप में मिलेगी। अच्छा हुआ आपको नहीं उनके। अच्छा चलो एक गंजा आदमी मंच पे आया। कसम खुदा की जब मैं किसी गंजे को देखता हूँ मेरा मन हौसला बढ़ जाता है कि कम से कम इनसे ज्यादा बाल मेरे सर पे हैं। और ये टोपी अपने गंजत्व को छिपाने के लिए लगा रखी है। और आपको मालूम है 2 पंक्तियां हैं, मैं उर्दू का शायर भी हूँ। मैंने कहीं लिखा कि कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, कमाल ये है कि सबको कमाल दे भगवन, तमाम गंजों की किस्मत में बाल दे भगवन। और बालों का तो ऐसा है साहब कि हमारे घर में 2 महिलाएं हैं। घर में जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल ऐसे होते हैं, जैसे देखो मफत लाल जी जैसे। और जब लुगाई सर पे हाथ फेरती है तो अभी जो आए थे देखा ही था। और कई तो ऐसे है ऐसा लगता है जैसे मोहल्ले की पूरी लुगाइयों ने हाथ फेर दिया हो, सुपड़ा साफ। तो ये मौज मस्ती का काम है। अच्छा वो बिटिया कह रही है इनके तो है ही नहीं ये, बहुत ये मौज मस्ती का है। और देखो साहब हमारा तो ऐसा है, मैं जहाँ रहता हूँ भाई साहब, वहाँ से सारे जुलूस निकलते हैं, मौत का, मैयत का, भाजपा का, कांग्रेस का, सब जुलूस निकलते हैं। दिमाग जब खराब हो गया, कल एक जुलूस निकला, एक मैयत निकली जिसके हाथ में हंडी थी, वो बड़ा मुस्कुराता हुआ जा रहा था।
मैंने उसकी मुस्कुराहट देख के मैंने कहा यार मरने वाले के साथ और उसके साथ एक कुत्ता चल रहा था, उसको ढेर सारी मालाएं डाल रखी हुई थी और वो नारा लगा रहे थे गड्ढा बचा के खंबा बचा के, गड्ढा बचा के खंबा बचा के। मैंने कहा मेरे बाप भारतीय संस्कृति में नारा लगाते राम नाम सत्य है। अरे कहले पंडित जी चुप रहो, तुम्हें अपनी पड़ी है, सामने वाले की लुगाई मर गई है। अरे मैंने कहा तो भाई फिर अपने ये नारा क्यों? मैंने कहा ये क्या माजरा है? कहले कुछ नहीं, वो अपने वर्मा जी हैं उनकी लुगाई मर गई है। कहले कैसे मर गई? कहले कि कुत्ते के खाने से मर गई। तो मैंने कहा ये कुत्ता साथ में क्यों चल रहा है? कहले कि इसी के खाने से तो मरी है। तो मैंने कहा यार ये कुत्ता 2 दिन के लिए हमें दे दो। बोला पंडित जी ये जितनी भीड़ है सिर्फ कुत्ता मांगने वालों की है। तो मैंने कहा ये गड्ढा बचा के खंबा बचा के क्यों बोल रहे हो? अरे यार कहने लगे पहले इनकी बीवी मर गई थी, अर्थी खंबे से टकरा गई, वो फिर जिंदा हो गई, इसलिए वो चिल्ला चोट करते जा रहे गड्ढा बचा के खंबा बचा के। समस्या इधर फंसी पड़ी है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया, क्या क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। क्या बताऊं आपको क्या मैंने खूंटा कर लिया। रात को मैंने मेरी बीवी से झगड़ा कर लिया और गेट पर बैठे हुए कुत्ते में जमकर लाद दी। इस तरह से हमने दिल का बोझ हल्का कर लिया। हाँ नहीं, अरे गंजे भाई साहब मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको देख के मुझे लगा मेरी पत्नी ने मेरे मोहब्बत लाली मुझसे कहने लगे यार संतोष तुझे बालों में डाई क्यों लगवाता है, ये बाल काले क्यों करवाता है? तो मैंने कहा भाई साहब मैं मुंह काला नहीं करवा सकता, इसलिए बाल ही काले करवा लेता हूँ। इससे ज़्यादा एक पति कर भी नहीं सकता है। हमारी किस्मत में आप ही लिखे हो। मैं हटा लूँ 2 गंजे एक साथ कैसे लगेंगे? हाँ थैंक यू। क्या है पेपर में छपना चाहिए 2 गंजे एक साथ, तीसरा गंजा साथ में। बहुत बढ़िया। देखो ये कमाल, देखो एक गंजे ने पिनाई दूसरे ने नहीं पिनाई। हाँ वो तो है ही, हमें तो शादी में भी 2 के साथ एक फ्री मिला। कोरोना की बात याद आती है कि बड़ी भीषण विभीषिका थी और ऐसी विभीषिका हमने अपने जीवन में नहीं देखी। मित्रों सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन राजनीति को कैसे गाली दी जा सकती है कि सियासी लोग वफादार नहीं हो सकते, कभी यकीन के हकदार नहीं हो सकते, और चंद सिक्कों में जो अपनी ज़बानें बंद रखें इतने गद्दार कलमकार नहीं हो सकते। और सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, सियासी लोग सियासत की बात करते हैं, हमेशा जुल्म और अदावत की बात करते हैं। बस उनका काम तो नफरत के बीज बोना है, हम तो शायर हैं मोहब्बत की बात करते हैं। दोस्तों मोहब्बत की खुशबू आप तक पहुंचाने के लिए मैं एक गजल के 2-4 शेर आपको सुनाता हूं। ये रचना दरअसल मेरे आत्म अनुभव की रचना है। भाई साहब ऐसी रचनाएं लिखी नहीं जाती, माँ सरस्वती का प्रसाद है जो कभी कभी अवतरित होता है। 4 पंक्तियां, बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जिनकी माँ उनके साथ रहती हैं, जिनके माँ बाप उनके साथ रहते हैं। तब 4 पंक्तियां मैंने लिखी। अगर आपको लगे कि मैंने वाकई बहुत अच्छी बात की है तो पूरा सदन माँ के सम्मान में ताली बजाए। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि खुशियां हैं तो गम भी हैं, खुशियां हैं तो गम भी हैं, प्यार भरे मौसम भी हैं, सर पे माँ का साया है, जन्नत वाले हम भी हैं। खुशियां है तो, और माँ के बारे में जो मैंने जिया है बस वहीं से 2-4 शेर हाजिर करता हूं। आपको अगर लगे कि ये कविता आपकी अपनी कविता है, आपने अपने लिए लिखी है, तो भाई साहब थोड़ी देर बैठ जाए, टोपी वाले भाई साहब थोड़ी देर, थोड़ा संजीदा माहौल। हास्य बैंक की बहुत बात होगी अभी, बहुत मैं ऐसा भी लिख लेता हूँ, इसलिए मैं आपको बनाता ना कि ये जो लोग कवि हैं आपके सामने जो रचनाएं पढ़ रहे हैं, ये अच्छी कविताएं भी लिखते हैं, अच्छी कविताएं आप सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है, और हम आपको सुना रहे हैं, ये मंच का सौभाग्य है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बस एहसास को जीने की कोशिश करें कि मैंने जिस एहसास को जिया है वो मैं आपको जिलाना चाहता हूं। शेर हाजिर करता हूं, 2 पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुनिए कि कभी कच्चा बनाती थी
कभी पक्का बनाती थी, कभी कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। तालियां जोरदार बजना चाहिए। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर मां जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। और आपने गरीबी के दिन अगर देखे तो वहीं से दो पंक्तियां उठाता हूं कि किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। किताबें हाथ में लेकर मैं जब स्कूल जाता था, पुराने पेंट से अम्मा मेरा बस्ता बनाती थी। और सुनिएगा शेर, मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। बेटा कितना ही बड़ा हो, 70 साल का क्यों ना हो, लेकिन जब वो मां से रूठता है तो मां कैसे मना लेती है कि मैं 55 साल का होकर के मां से रूठ जाता था। मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। और सुनिएगा कि मेरी नन्ही शरारत फिर मुझे बच्चा बनाती थी। मेरे पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे, अक्सर ऐसा होता है पिताजी मार दिया, लेकिन माँ कैसे मनाती थी कि पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे तो माँ मुझको मनाने प्यार से हलवा बनाती थी। पिताजी जब कभी गुस्से में मुझको मार देते थे। और दोस्तों, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने बचपन में माँ की गोद में सोने का आनंद लिया होगा, जब माँ अपने हाथ का तकिया बना के सुलाती थी। बस दो पंक्तियां पढ़ता हूं और आपकी तालियों का समर्थन। सुना है कि मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था, जब अपनी बाह से अम्मा मेरा तकिया बनाती थी। मैं अपनी नींद में हर रोज जन्नत देख लेता था। और ब्रज की परंपरा का इस शेर पढ़ता हूं। हमारे ब्रज की परंपरा, मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। हमारे बुजुर्ग जब आते थे तो खांस के घर में प्रवेश करते थे। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे। माँ आंचल सर पे लेके लाज का पर्दा बनाती थी। मेरे दादाजी दरवाजे पे आकर खांस देते थे, माँ आंचल सर पे लेके लाज का। और अगर यशोदा कृष्ण अगर आपको याद आ जाए तो इस शेर में पूरा सदन जोरदार ताली बजाए कि मैं नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था, या यूं कहे कि वो नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर यशोदा हमेशा रास्ता बनाती थी। वो नंगे पांव जब भी खेत की मेड़ों पे चलता था तो कांटे बीन कर अम्मा मेरा रास्ता बनाती थी। कभी कच्चा बनाती थी, कभी पक्का बनाती थी, मगर माँ जो बनाती थी बहुत अच्छा बनाती थी। आजकल के बच्चों का गणित बड़ा कमाल का है। ये लड़की प्राइमरी स्कूल की छात्रा है और ये पीएचडी की किताबें पढ़ रही है। लेकिन क्या करें साहब, एक बार मेरे साथ घटना हुई, सत्य घटना। ये ऐसे ही नोक झोंक चल रही, मैं करता नहीं हूँ, आजकल बंद कर दिया। एक कवित्री ने मुझसे कहा, सुनो तो यार, तुम्हें मजा आएगा। अभी इस उम्र में तुम्हें मजा आएगा भी कहाँ से, कुछ हो तो मजा आए। तो सुनो, एक कवित्री ने मुझसे कहा कि संतोष सागर जी, आपकी सूरत आशाराम जी जैसी है। मैंने कहा मैडम आप अपनी आंखें चेक कराइए, मेरी सूरत आशाराम जैसी नहीं, नारायण साईं जैसी है। बस मैंने 4 पंक्तियां कही, अगर वो 4 पंक्तियां ठक से लग जाए तो मजा आ जाए कि अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदन। क्या यार उजड़े चमन भाई साहब, ऐसा मत करो। ये हमारे पेट, बच्चों के पेट का सवाल है कि अगर तुम, ये क्या है, ये हमारे बेचारे खुराक है। ये भाई साहब आधा पेमेंट में इनको ही दे के जाऊंगा। ये कभी सम्मेलन चला रहे हैं कि अगर तुम ये मोहल्ला ये बैठा है गोकुल का, ये ताली वाली नहीं बजा रहे हैं, बजाओ यार थोड़ा बहुत। ये कुर्सी पे बैठे हो क्यों ना, ये मोबाइल देख रहे हो, रात को ऐसे स्टेटस नहीं देखना चाहिए जिनसे दिमाग खराब हो। हाँ, वो लगे देखने कुछ भी। अगर तुम खास बन जाओ तो मैं भी आम हो जाऊं, गोयल साहब, तुम्हारे प्यार में मैं भी जरा बदनाम हो जाऊं। और जवाब सुनिए कि तुम्हें मालूम है हम तो मोहब्बत के पुजारी हैं,
जो तुम बन जाओ जो तुम बन जाओ राधे माँ में आशा राम हो। बजाओ ताली। तो ऐसे बिगड़े हैं। लेकिन मित्रों, इस विषय को लेकर एक और सब्जेक्ट हमारे बीच में है। उस सब्जेक्ट, आपको मालूम है, ये हमारे, अब इस आदमी से आप ओज की कविताएं लिखवाओ, एक बार इनको करंट आ गया, कसम भगवान की, इनको करंट आ गया, सीमा पे पहुंच गए। बंदूक इसके हाथ में, दादा के हाथ में बंदूक, और जो कह लगे क्यों साहब, उल्टी चलाऊं कि सीधी? कह लगे तुम दोनों में तुम्हारा फायदा है। कह लगे सीधी चलाओ तो दुश्मन साहब, उल्टी चलाओ तो दादा साहब। तो ऐसी और एक कमाल की बात हुई कि ये गए, ये वहां पे सैनिकों से कहने लगे साहब मैं देश के काम आना चाहता हूं, मेरा खून ले लो। तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पास खून है कहाँ? कह लगे नहीं मैं देश के काम आना चाहता हूँ, खून लेना पड़ेगा। इनका 100 ग्राम खून निकाला, बेहोश हो गए। कसम भगवान की, इनको बचाने के लिए 3 बोतल खून चलाना पड़ा। कमाल तो जब हो गया कि जब होश में आए, और जैसे ही होश में आए जेब में हाथ डाला, विजिटिंग कार्ड निकाला और डॉक्टर साहब से बोला डॉक्टर साहब चिंता मत करना, जब भी खून की जरूरत पड़े इस नंबर पे कॉल कर लेना। समस्या इधर फंसी पड़ी है। दोस्तों, मैं जिस कवि की भूमिका के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। आपने मौज मस्ती की बहुत सारी बात पढ़ी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ हम राष्ट्र की भी बात करें, देश की भी बात करें, देश की समस्याओं की बात करें। दाढ़ी वाले अंकल कहाँ जा रहे हो? अच्छा, एक तो क्या शोरूम में बहुत माल है, गोदाम में साफ है, दाढ़ी इधर है, ऊपर साफ है। तो 4 पंक्तियाँ सुनेगा, 4 पंक्तियाँ सुने। देश के 2 पंक्तियाँ मैं बेटियों के नाम पढ़ता हूँ, 2 पंक्तियाँ बेटों के नाम पढ़ता हूँ। कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, थोड़ा सा मन बदले, मैं आपको पूरा आनंद दूंगा। हर रस का कवि हूं मैं, हर रस में आपको आनंद दे सकता हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी बात होना चाहिए कि कल जब ये कवि सम्मेलन समाप्त हो तो आपको लगे कि बलदाऊ जी के कवि सम्मेलन में केवल लफाजी नहीं हुई, कुछ कविता की बात भी हुई, कोई देश की बात भी हुई, कोई धर्म की बात भी हुई। तब मैं बात करना चाहता हूं कि प्रेम जब किया माता भारती के चरणों में, मुझे बलिदान की निशानी याद आ गई। जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। और जब जब याद किया मैंने बलिदानियों को, मुझे भगत सिंह की जवानी याद आ गई। जब जब बेटियों ने प्राण बलिदान किए, मुझे फिर झांसी वाली रानी याद आ गई। और एक माता जिसने किया है यहाँ पुत्रदान, मुझे पन्ना धाय की कहानी याद आ गई। एक माता जिसने, और दोस्तों कि चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा, मेरा ठाकुर नहीं बदलेगा। चाहे जितने धर्म बदल लो पर भगवान नहीं बदलेगा। मौसम के तेवर बदलेंगे पर दिनमान नहीं बदलेगा। बदलेगा बस कफन लाश का, पर शमशान नहीं बदलेगा। हम बदले या तुम बदलो पर हिंदुस्तान नहीं बदलेगा। हमें पता नहीं है कि कछु बलदाऊ के लोग भी खिसक गए हैं, है ना? तो इनके लिए 2 पंक्तियां सुने। ऐसे लोगों के लिए 2 पंक्तियां मोहब्बत की हैं, ऐसा नहीं है मैं बदला नहीं ले रहा हूं, नहीं तो समझो कि बदला ले रहा है। कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। मजा लेना, ताली जोरदार बजाना। आपने जितनी देश पे बजाई है उतनी विदेश पे भी बजाना। ये केवल राष्ट्रीय कवि है, मैं अंतर्राष्ट्रीय कवि हूं। ये जितने बैठे हैं ना, ये सब 1000 के नोट, अपन 100 के नोट। और आपको मालूम है मार्केट में सब नकली 1000 के चल रहे हैं, इसलिए जोरदार ताली बजाओ, है ना? कि इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। सुनो भाई साहब, आपके लिए है। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। ताली जोर से बजना चाहिए। हास्य कविता है। इश्क में हद से जो गुजरे सर फिरे हो जाओगे। इतने जूते खाओगे कि अधमरे हो जाओगे। और इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए। इश्क की भट्टी में खुद को इस कदर मत सेकिए। हद से ज्यादा सीख गए तो कुरकुरे हो जाओगे। ताली जोरदार बजना चाहिए। तुम लोग कंजूसी से बजा रहे हो। और ये बंसी भैया
कि आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह। देख रहे हो, आजकल की लड़कियां हैं तीखी मिर्ची की तरह, इनके चक्कर में रहे तो चिरपिरे हो जाओगे। तो अपन तो ऐसी कविता लिखते, अपन को टेंशन नहीं है। अभी आपको मालूम है कल धर्मेंद्र के बंगले के सामने कुत्तों ने प्रदर्शन किया। मैं बंबई गया था, धर्मेंद्र के बंगलों के सामने कुत्ते चिल्ला रहे, धर्मेंद्र मुर्दाबाद, हेमा मालिनी मुर्दाबाद। मैंने कहा क्यों रे, क्या हो गया? अरे कहने लगे यार पंडित जी, हर फिल्म में जो कहता है कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा, हमारा खून संकट में। समस्या इधर फंसी पड़ी है। और आपको मालूम है मौज मस्ती की बात, आपको देखो, आपने जितने फिल्मी गाने सुने हैं उन फिल्मी गानों में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए। अगर अपन जहां जहां चांद शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां सांड शब्द लगा दो, है ना? तो अपन पहला गाना गाते हैं कि बदली से निकला है सांड परदेसी पिया, ताली बजाओ, लौट के तू घर आ जा, घर आ। और एक वो एक आपने गाना सुना होगा ना कि तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज, तुम आए तो आया मुझे याद गली में आज सांड निकला, आज कितने दिनों के बाद गली में आज। और फिर एक वो गाना है, सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो। ताली जोरदार बजना चाहिए। ले आओ, हमारी कुंडली में बेटा तुम ही लिखे हो। हाँ जाओ, अखंड सौभाग्यवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो, है ना? जाओ ऐसे ही मजे करो। तुमने हमने घुटने पड़े, भगवान तुम्हारे घुटने तोड़े। तो वो कि सांड सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा। इसे कहते हैं प्रतिगीत। मैं एक हास्य कवि पाकिस्तान की दुनिया भर की बातें करी। देखो अगर कविता में दम हो तो ताली अपने आप बजेगी। और देखो कैसे बजेगी कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। ठोको ताली। कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहां बीड़ी फूंक देते हैं। जितनी तुतड़िया तुम यार ऐसे मत देखो भाई साहब, कसम भगवान की, मेरी सास की याद आ जाती है, वो ऐसे ही देखती है मुझे। कि जितने की रोटियों को खाता है तू पाकिस्तान, उतना तो बूढ़े यहाँ बीड़ी फूंक देते हैं। जितनी कमाई है तुम्हारे यहाँ साल भर की, उतना तो यहाँ फिर नेता घूस लेते हैं। और जितनी थुतड़ियाँ चलाते हैं तुम्हारे नेता, उससे अच्छा तो हमारे कुत्ते भूख लेते हैं। और जितना बजट है तुम्हारी पाक सेनाओं का, उतना भोपाली पान खा के थूक देते। आया मजा? तो ठोको ताली इसी बात पे। मित्रों बहुत बढ़िया। ये मफतलाल जी को जब मोबाइल चलाते देखता हूं तो समझ में नहीं आता मोबाइल ये चला रहे हैं कि मोबाइल इनको चला रहे हैं। आजकल हमारे परंपराएं बदल गई, देश बदल गया, स्थितियां बदल गई। ये मोबाइल, ये मफतलाल जी एक दिन बस में सफ़र कर रहे थे, साथ में शिवांगी प्रेरणा, दोनों भाई बहन साथ में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते साहब आनंद का विषय ये है कि मफतलाल जी को नींद आ गई और गलती से सर चला गया शिवांगी के कांधे पे। शिवांगी का ठटरी बंदे सीधे बैठ, वरना अभी जेल पहुंचा दूंगी। अब इसका उल्टा कर लो भाई साहब। शिवांगी जी को नींद आई और उनका सर मफतलाल के कांधे पे गया। भगवान की कसम पूरे ब्रज 84 का चक्कर लगा दिया, पट्टा हिला नहीं कि ऐसा नहीं भाई की नींद खुल जाए। ये इतने दयालु हैं, इनकी दया का कोई बार नहीं है, पारा बार नहीं। 4 पंक्तियां एक मित्र हमारा लिखता है कि कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है,
कौन सा गम है जो ये हाल बना रखा है, ना तो मेकअप है ना गालों को सजा रखा है, और खामोखा छेड़ती रहती हैं रुखसारों को, तुमने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे तो भगवान का शुक्र है कि भगवान ने है ना ये नियम नहीं बनाया कि अगर कोई शादीशुदा पुरुष मांग भरेगा। अगर ऐसा नियम होता तो गंजों का क्या होता। और आपको मालूम है, किसी को भी देख के बताओ, भाई शादीशुदा महिलाओं को देख लो तो अपन पता चल जाता है कि ये महिला शादीशुदा है। कैसे पता है? गले तक इतना लंबा मंगलसूत्र। और किसी आदमी को पता चले कैसे शादीशुदा है, तो उसका थोबड़ा गले तक लटका हो तो समझ लो ये शादीशुदा है। ऐसा है। दादा की बात सुन के एक बात मुझे बचपन की याद आ गई। बचपन क्या, मेरी औलाद की याद आ गई। तो मुझसे एक दिन मेरे मजाक में मेरा लड़का पूछा कि पिताजी आपके पिता, कह लगे पापा आपके पिताजी कविता करते थे क्या? मैंने कहा हाँ करते थे। कह लगे दादाजी कविता भी करते होंगे? मैंने कहा हाँ दादाजी भी कविता करते थे। कह लगे उनके बाप भी कविता करते होंगे? तो मैंने कहा यार तू ये बता जानना क्या चाहता है? तो कह लगे पापा मैं जानना चाहता हूँ ये खानदानी बीमारी है कितनी पुरानी। तो आप ये मत कहो। व्यंग की विधा कैसे आप तक पहुंचती है? भाई साहब, एक हास्य का कवि आतंकवादियों को क्या सजा सुनिश्चित करना चाहता है। मैंने कहा कि महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारी अर्जी पर गौर फरमाइए। आतंकवादियों को फांसी की सजा मत सुनाइए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। इस विषय पर गंभीरता से सोचिए। उन नालायकों को हम कवियों को सौंपिए। हम भी अपनी देशभक्ति का नमूना दिखाएंगे और साले जब तक मर नहीं जाएंगे जब तक कविताएं सुनाएंगे। तालियां जोरदार बजना चाहिए। एक और छड़का व्यंग का आनंद लीजिए। इंटरनेशनल व्यंगकार आपके यहाँ आया है, सुनिएगा कि एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। एक पत्नी ने अपने पति को कुत्ता कह के बुलाया। पति ने बुरा नहीं माना लेकिन कुत्ता गुर्राया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया। कुत्ते का कुत्तत्व जाग गया, चेन तोड़ के भाग गया। भागते हुए पति ने कुत्ते से कहा बंधु यहाँ नहीं तो कहाँ रहेगा? कुत्ते ने पलटकर जवाब दिया चुप्पे, एक मोहल्ले में एक ही रहेगा। तो एक गीत मैं सुनाना चाहता हूं। मेरी बकवास आपने सुन ली। इस गीत का ये गीत हमारे देश की बेटियों को समर्पित है। हमने बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं देश में महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, लेकिन पंडित जी वास्तविकता ये है कि बेटियों का शोषण देश में कहीं नहीं हो रहा, घर से ही शुरू है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस इस विषय को लेकर एक मैंने गीत लिखा है, 2-3 बंद का गीत है। वर्तमान में बेटियां क्यों सहमी हुई हैं, बस वो कारण पर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश की है। इन दिनों देश में बड़ा वायरल भी है, लेकिन आपके दाऊ दयाल के चरणों में मैं ये समझूंगा कि मैं आज बलदाऊ जी के चरणों में अपनी काव्य सुमन समर्पित कर रहा हूँ। गीत का मुखड़ा यहाँ से बोलता हूँ कि क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी। बढ़िया भाई। क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी। आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। क्या हुआ गुलशन की सारी तितलियां डरने लगी। आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। बहुत बढ़िया। पहला बंद समर्पित करना चाहता हूं कि अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया। बढ़िया। अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया। जिसको पहरेदार समझा था लुटेरा हो गया। अब उजाला भी यहाँ काला अंधेरा हो गया। जिसको पहरेदार समझा था लुटेरा हो गया। और 2 पंक्तियां निर्भया कांड पर। घुट गया दम, चीख सन्नाटे में दबकर रह गई। बहुत बड़ी बात।
एक अबला अपने साए से लिपट कर रह गई, मौत की उस चीख से तो बिजलियां डरने लगी। आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। मित्रों, स्थितियां कहां तक हो गई हैं, यहां से बात शुरू करता हूं कि हर गली में खून है, हर एक जुबां खामोश है, हर नजर में खून है, हर एक जुबां खामोश है। आजकल का आदमी भी किस कदर मदहोश है। आजकल हमने हर एक रिश्ते को शंकित कर दिया। आदमी ने रिश्तों को इतना कलंकित कर दिया। आदमी ने रिश्तों को इतना कलंकित कर दिया। हवस के तूफान से घर की खिड़कियां डरने लगी। हिंदुस्तान में तमाम आडंबर चलेंगे, लोग कन्याओं को देवियों के रूप में पूजेंगे और 10वें दिन फिर किसी 14 माह की बेटी के साथ बलात्कार की घटना होगी और ये देश फिर आंसू बहाकर और मोमबत्ती जलाकर रह जाएगा। तब हिंदी के इस छोटे से बेटे ने एक प्रश्न इस सभ्य समाज के सामने खड़ा करने की कोशिश की है। मैं पूछता हूं देश की संसद से, मैं पूछता हूं देश के पढ़े लिखे लोगों से कि लाज के जेवर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? कौन है वो लोग जो हमारे समाज में हमारी बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं? वो कोई दूसरे नहीं है, उनके कोई सींग नहीं निकले हुए हैं, उनमें हमारे और आपके जैसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं रिश्तों का। मैं तमाम बेटियों से अक्सर कहा करता हूं कि आपको छद्म रिश्ते बनाने की जरूरत नहीं है। जब आज सगे रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है तो मुंह बोले रिश्तों का कहां तक भरोसा करोगे आप? तब मैंने कहा 2 पंक्तियां, एक प्रश्न समाज के सामने और 2 पंक्तियां इन बेटियों की तरफ से और आपकी जहमत तमाम आपकी गीत यहां पर मैं विराम करूंगा, सुनेगा कि लाज के जेवर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? लाज के जेवर जो लूटे ऐसा दानव कौन है? प्रश्न है मेरा सभी से, पर सदन क्यों मौन है? और मित्रों, बेटियों ने केवल 2 पंक्तियां कही है और आपकी तालियों का महोत्सव केवल उन बेटियों के लिए कि हम नहीं होंगे जहां में, हम नहीं होंगे जहां में तो बहुत पछताओगे। बेटियों को मार के बहुएं कहां से लाओगे? बेटियों को मार के बहुएं कहां से लाओगे? कोख में आने से अब तो बच्चियां डरने लगी। आज अपने घर में घर की बेटियां डरने लगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की।